नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसने एक बड़ी वैकेंसी अभी जारी की है। यह है लेखपाल की वैकेंसी। हालाँकि काफ़ी समय पहले से डिमांड चल रही थी कि लेखपाल की वैकेंसी आनी चाहिए। 2023 पेट से अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन नहीं आईं। समय धीरे-धीरे गुज़रता गया और ये आपको पोस्ट लगभग-लगभग 8,000 पोस्ट आपके सामने हैं। 7,994 पोस्ट। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हालाँकि जब से वैकेंसी आई है पूरा माहौल लेखपालमय हो गया है ना? काफ़ी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे इस पोस्ट के सिलेबस से संबंधित। चलो, कहाँ से पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन जो प्रकाशन तिथि है 16/12, 29 तारीख से इसके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। और अंतिम तारीख है 28/1/2026, 29/12 से शुरू हो रहे हैं, 1 महीने का समय आपको दिया गया। इसके बाद फिर कुछ समय आपको और दिया गया है कि भाई अगर कोई गलती हो जाती है, तो आप संशोधन कर लीजिए। कुल मिला के जनवरी आपके पास है और फरवरी आपके पास है। ठीक, 2 महीने तो अभी आपके पास हैं। ये आयोग ने ही निर्धारित कर दिया है कि भाई इन 2 महीनों में आप तैयारी अच्छी कर लो। जैसे ही फॉर्म सबमिट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद देखते हैं आयोग अब कितना समय देगा आपकी परीक्षा को, यानी मेंस के लिए कितना समय देगा। अभी फिलहाल यहाँ से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 महीने आपके पास पूरे हैं। जनवरी तक तो आपका यही चलेगा और ये फरवरी तक लगभग आपके पास समय है, यानी फरवरी तक आप सेफ हैं, ठीक है? इसके बाद फिर देखते हैं, आयोग कितना और समय देता है, उसी हिसाब से तैयारी को भी आगे-पीछे किया जाएगा। इसमें कुछ जानकारियाँ और देखो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे, चूँकि यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आपकी उम्र कितनी आ रही है? सभी लोग इसमें सहमत होंगे कि आप अगर उम्र के लिहाज से 18 से 40 के आस-पास हैं, तो आप इस फॉर्म में डाल सकते हैं, अपने आप को इस फॉर्म के लायक समझ सकते हैं। इसके अलावा आपका पेट स्कोर क्या है, उस हिसाब से भी आप देखिए, ठीक है? लगभग 60 नंबर के आस-पास अगर आपके हैं, तो मेरे हिसाब से डालने चाहिए आपको फॉर्म। लेकिन ये जो विज्ञप्ति आई है, इसमें तो आयोग ने ये तक कहा है कि अगर आपके 0 नंबर है या नकारात्मक अंक नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को डालिए। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को फॉर्म डालने चाहिए अगर उनके 0 या नकारात्मक नहीं है तो। चूँकि ₹25 की ही बात है शुरुआत में, और फिर आगे दूसरी फीस जो होगी वो आगे देखा जाएगा, है ना? तो यहाँ पर फीस भुगतान के बारे में दिया है। हाँ, ये दिया है, ₹25 पहली किस्त लगेगी। हाँ, हाँ। ये किस्त ही समझिए, चूँकि ये पहली किस्त है और इसके बाद फिर जब मेंस एग्ज़ाम होगा उस समय आपसे दूसरी किस्त माँगेगा आयोग, है ना? तो ये किस्त के रूप में आयोग आपसे फीस ले रहा है। अच्छा, पोस्ट कहाँ पर दी हैं? ये है पोस्ट, 7,994 पोस्ट हैं। अनारक्षित के लिए 4165 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1446 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 150 हैं। ओबीसी के लिए 1441 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 हैं। ये पोस्ट हैं और इन्हीं पोस्ट के हिसाब से आपको आपकी कैटेगरी में नौकरी दी जाएगी। इसके बाद आरक्षण दिया है। अच्छा, योग्यता भी देख लो, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। योग्यता केवल 10+2 माँगा है। कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रिपल सी माँग सकता है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर आपको छूट दे दी है कि भैया अगर नहीं है ट्रिपल सी तो कोई बात नहीं, आप 10+2 करके ही आओगे तब भी हम आपको लेखपाल बना देंगे। और इसके लिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनिवार्य आपके पास है तो अधिमानी के लिए कोई आवश्यकता है नहीं। आयु 18 से लेकर 40 साल। अपनी-अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप छूट देख लीजिए। ठीक। सबसे जो महत्वपूर्ण मसला है, वो है सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है, जैसे आपने पेट परीक्षा दी होगी, पेट परीक्षा में भी इसी प्रकार से इतिहास अलग पूछ रहा था, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग नंबर से पूछ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसने सिलेबस को इस बार क्लासिफ़ाई कर दिया है और ये कहीं न कहीं अच्छा भी है। आयोग इस बार आपसे कह रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट में हम इतना क्राइटेरिया आपसे पूछ रहे हैं। अब आपको निर्धारित करना है, आप जिनसे पढ़ रहे हो, उन टीचर्स को ये निर्धारित करना है कि किसी भी सिलेबस को आप कितनी गहराई तक ले जाते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से आपके सामने जो स्टडी मटेरियल होगा, वो आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस को देख लो। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, 5 क्वेश्चन्स आएँगे 5 नंबर के। भारत की राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, 5 क्वेश्चन्स आएँगे 5 नंबर के। विश्व का भूगोल और साथ ही साथ भारत का भूगोल, 5 क्वेश्चन्स होंगे 5 नंबर के।
अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। यहाँ पर इकोनॉमिक्स और सामाजिक विकास में 5 नंबर 5 क्वेश्चन के, लेकिन यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक योजनाएँ हैं, वहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है आपको, ठीक है? ग्राम विकास, यहाँ भी आपको योजनाओं पर फ़ोकस करना है। ग्राम संबंधी जो जो योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, नई-नई लॉन्च करी जा रही हैं, जैसे जी राम जी, इस तरह की योजनाओं पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन्स आएँगे। इसके बाद फिर आयोग ने कहा है कि भाई हम आपसे करंट अफेयर्स भी पूछेंगे, राज्य की करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर। ये भी 5 क्वेश्चन्स 5 अंकों के हम आपसे पूछेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बताया है कि 5 क्वेश्चन्स 5 अंकों के पूछे जाएँगे। सबसे जो अहम योगदान होगा, वो होगा इन 3 टॉपिक्स का और इन 2 टॉपिक्स का। पर्यावरण 10 नंबर, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर, सामान्य हिंदी 10 नंबर, यानी 30 नंबर तो ये हो गए आपके और 35 नंबर ये हो गए आपके। टोटल 65 नंबर तो इतने ही खंडों में आ रहे हैं और बाकी बचे कितने 35 नंबर, तो 35 ऊपर के ये इन खंडों से आएँगे, ठीक? तो हर एक सेगमेंट को आपको बहुत बारीकी से उसे समय देना है, क्योंकि आप सबको पता है कि 0.25 नंबर भी अगर कम रह गए, आप अंदर भी हो जाते हो और आप बाहर भी हो जाते हो। और जैसे-जैसे नंबर कम होते जाते हैं, हज़ारों की श्रृंखला में लड़के यहीं पर लाइन लगा के ब खड़े होते हैं, है ना? तो कोई भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना होगा और अभी आपके पास 2 महीने का समय भी है। आगे आयोग देखते हैं कितना समय देता है, लेकिन फिलहाल तो जनवरी और फरवरी है ना आपके पास, ठीक? तो देखो, एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन्स 10 नंबर के, जीआई 10 क्वेश्चन्स 10 नंबर की और हिंदी 10 क्वेश्चन्स 10 नंबर के। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन्स 15 नंबर के और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन्स 20 नंबर के। ये है सिलेबस। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखो, आपको पढ़ना क्या-क्या है, किस हद तक पढ़ना है। अगर आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो सामाजिक, ध्यान देना, इतिहास में आप चले जाओ एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडएवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आपको सामाजिक मसले उस समय कौन-कौन से थे, ये मैंने आपको इतिहास के बैच में बहुत डीप में बताया है कि ऋग वैदिक काल में हमारा समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज कैसा था, गुप्त वैदिक काल में हमारा गुप्त काल में हमारा समाज कैसा था, उसकी उस समय की संस्कृति कैसी थी, आर्थिक क्रियाकलाप कौन-कौन से करते थे, राजनैतिक पक्षों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आपको हिस्ट्री बैच में बहुत गंभीरता से बताया गया है। अगर आप जुड़े रहे होंगे तो आप भली-भाँति परिचित भी हो गए होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर 1947 तक की एक्टिविटीज़ आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए। ठीक, और उनकी जानकारी 5 नंबर है। 1 नंबर आपको ऊपर-नीचे दशमलव नंबर आपको ऊपर-नीचे कर देता है, तो 5 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं। संविधान ये बड़ा छोटा टॉपिक है, 5 नंबर के हैं, लेकिन कुछ सीमित टॉपिक्स ही आपको 5 नंबर दिला सकते हैं और वैसे भी संविधान काफ़ी छोटा टॉपिक है। अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत जल्दी और कम समय में तैयार कर सकते हैं। ठीक, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। यहाँ पर आपको भारत के भूगोल पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। विश्व का भूगोल मुश्किल से 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा। बाकी 3 से 4 नंबर भारत के भूगोल पर ही पूछे जाएँगे और उसमें भी दे दिया है कि भाई लेखपाल है, तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज कैसे बनाना है। इस तरह की अगर कोई भूगोल संबंधी कोई जानकारी हो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे कृषि, बागवानी, वानिकी, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं एक लेखपाल के लिए। एक लेखपाल होता है वो गाँव में काम करेगा और गाँव प्रकृति से संपर्क साधने वाला एक क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर उसे अ, उस गाँव के विकास के साथ-साथ प्रकृति के उत्थान के लिए भी काम करने होंगे। तो उसी हिसाब से आयोग ने सिलेबस दिया है कि भाई देश के भौतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक भूगोल, कृषि हो गई, बागवानी हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, जनसंख्या, नगरीकरण और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? और विश्व भूगोल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्व भूगोल में बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, बस स्टैटिक जीके जैसे किसी देश की राजधानी क्या है? बैफिन द्वीप कहाँ पर है? इस प्रकार के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टैटिक जीके टाइप के। मुख्यतया फोकस करना है आपको इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, आगे देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। यहाँ पर आयोग ने कहा है कि भाई नीति आयोग की भूमिका क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन में
और सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं, इनके बारे में जानकारी, सरकार जो बजट पेश करती है, वित्तीय प्रणाली क्या है, भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य व्यापार, इनका विकास कैसे हुआ, इनके बारे में तथ्य आपको पता हों। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार जो हुए हैं, इनके बारे में जानकारी हो। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूमि सुधार, यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। और भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण, ठीक है? और उद्योग नीति से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे, औद्योगिक विकास से संबंधित सवाल, आधारभूत संरचना जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ये सारे टॉपिक्स हमने आपको ये टॉपिक्स हमने आपको ज्योग्राफी में भी बताए हैं। मैंने आपको आर्थिक भूगोल पढ़ाया था, मानव भूगोल पढ़ाया है, तो वहाँ पर भी इन टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक? उसके अलावा ग्राम समाज और विकास, यहाँ पर आपको योजनाएँ तैयार करनी है और वैसी विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएँ, प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ, है ना? वीपीओ में मैंने आपको अलग-अलग सेगमेंट में बताया था कि स्वास्थ्य योजनाएँ कौन-कौन सी हैं। इसके अलावा मैंने आपको कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ के बारे में अवगत कराया था। महिला उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ थीं, ग्रामीण उत्थान के लिए कौन-कौन सी थी, सभी अलग-अलग अ, वर्गीकृत करके योजनाएँ बताई थीं, ठीक? कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ भी पढ़ना है। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार, केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधी योजनाएँ। कुल मिला के ये जो सेगमेंट है, ये योजनाओं पर जाने वाला है। इसके अलावा घटनाएँ, करंट अफ़ेयर, ये तो आपको तैयार रखना पड़ेगा। करंट अफ़ेयर में यूपी स्पेशल और नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। कुल मिला के पिछले 7 से 8 महीनों का करंट अफ़ेयर आपको तैयार करना पड़ेगा। हालाँकि इस समय अगर आयु को देखो तो वो 7 से 8 महीने को भी लाँघ जाता है। करीब-करीब 2-2 साल पुराना करंट अफ़ेयर पूछ रहा है। लेकिन फिलहाल एक कहीं न कहीं सीमा तो आपको खींचनी होगी, जहाँ आप सहज महसूस कर सकें कि हाँ, हमने इतना पढ़ लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक? अब आ जाओ विज्ञान में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दैनिक जीवन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों से संबंधित सवाल पूछे जाएँगे। साफ-साफ लिख दिया है। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास और इसके अलावा उनकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ, ये सारे सवाल पूछे जाएँगे यहाँ से। ये टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है? जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, ये कुछ टॉपिक्स दिए हैं। इन टॉपिक्स पर रिसर्च करनी होगी आपको, ठीक है? और फिर आपको सिलेबस तैयार करना होगा। अच्छा, एनवायरनमेंट में क्या-क्या दिया है? पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके कुछ सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आप तैयार कर लो, मुश्किल से 1 से 2 पेज में आ जाएँगे। वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय संघात, आकलन, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे, ये भी पूछे जाएँगे। भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा, संरक्षा की चुनौतियाँ, आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, 2005 का तो आपदा अधिनियम आया था, उसके संबंध में सवाल पूछे जाएँगे। इसके अलावा एनडीएमए और एसडीएमए से संबंधित सवाल, 10 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएँ, तो ये सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। टर्निंग पॉइंट दिस क्वेश्चन और काफ़ी सरल है। एनडीएमए को उठाया तो पूरा आप इसको खत्म कर दीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना? कौन-कौन सी संस्थाएँ, कहाँ-कहाँ इसकी ब्रांचेज़ हैं? वगैरह-वगैरह, इस प्रकार से। कौन इसका वर्तमान में अध्यक्ष है ना? किन क्षेत्रों में ये काम करते हैं? तो ये सारे आपको दिए हैं, राज्य आपदा मोचन बल, ठीक? तो इन टॉपिक्स को कवर करो भैया। इसके अलावा डीआई, डीआई तो आपकी एक तरह से मैथ हो गई। कुछ टेबल्स आपको दी होंगी, इन्हीं टेबल्स के आधार पर कुछ आंकड़े दिए होंगे। उन आंकड़ों का विश्लेषण करना है और उसका उत्तर निकालना है। तो कुल मिला के एक प्रकार की मैथ कह सकते हैं। ग्राफ और डायग्राम के सहारे आपसे सांख्यिकीय गणनाएँ करवाई जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ कुल मिला के याद करने वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस काम करेगी। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है? एमसीक्यूज़ आपने कितने सॉल्व करे हैं? हिंदी, ये तो आप पढ़ते ही चले आ रहे होंगे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं
या किसी अन्य परीक्षा का दे रहे हैं, तो ये 10 नंबर आपके के होंगे। यहाँ भी बहुत मेहनत नहीं करनी है, ठीक? ये कुछ टॉपिक्स दिए हैं जैसे तत्सम, अर्ध तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनको आप तैयार कर लो, पर्यायवाची विलोम, ये तैयार कर लो। यहाँ भी बहुत हद तक याद करने वाली चीज़ें हैं, समानार्थी, लिंग, वचन, पुरुष, काल वगैरह-वगैरह, ये टॉपिक दिए हैं। तो हिंदी में भी आपको 10 नंबर में ये यहाँ पर आप कोशिश करो 10 में से 10, चूँकि ये सस्ता है। सस्ता का मतलब क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल पूछे जाते हैं और यहाँ 10 में 10 गेन करना बड़ा आसान होगा। और ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अगर आपके पास बेहतर नोट्स आ गए, ठीक है? यहाँ पर भी आप 10 में कमाल कर ले जाओगे, 10 में 10 ले जाओगे। यकीन जानिए बड़ा आसान है और ये जो सिलेबस दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपने मैथ में अच्छी कमांड कर रखी है, अच्छे से आपने ग्राफ और डायग्राम इनका इनकी प्रैक्टिस कर ली है, तो यहाँ भी आप आराम से 10 नंबर ले जाओगे। यानी एनवायरनमेंट में 10, डेटा इंटरप्रिटेशन में 10 और हिंदी में 10। 30 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? और इसके अलावा कंप्यूटर आप सबको पता है, लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस किस स्तर का कंप्यूटर पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स दिए हैं, वही टॉपिक्स हैं जो हर परीक्षा में कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, ईमेल, प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, ई गवर्नेंस और जैसे नए टॉपिक्स का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, ये टॉपिक्स। तो इनके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में कंप्यूटर का बैच अवेलेबल है, आप ले लीजिए। साथ ही साथ पूरा सिलेबस आप कहाँ से पढ़ेंगे, इनके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस को देख लो, उत्तर प्रदेश की जानकारी को देखो जरा, इतिहास, कला संस्कृति, वही सिलेबस है पूरा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो वीपीओ में पूछा गया था, वही यूपी स्पेशल में यहाँ लेखपाल में पूछा जाएगा। जो जूनियर असिस्टेंट में पूछा जाता है, वही यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के, ये हर एक में कॉमन है, ठीक है? अगर आप यहाँ तैयार कर ले जाते हो, तो आपकी आगे आने वाली जो लोअर पीसीएस है, इसमें भी आप देखेंगे 35 नंबर आप के कहीं नहीं गए हैं। एक किसी भी एक वैकेंसी के लिए चाहे आपने जूनियर असिस्टेंट में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पढ़ा हो, अगर आपने वहाँ पढ़ लिया है तो आपको यहाँ बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 35 नंबर के लिए। अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो लोअर पीसीएस के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 35 नंबर के लिए। तो ये है सिलेबस आपका। बात समझ पा रहे हो? अब इस सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है, आओ ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लें। देखो, शॉर्ट लिस्ट के बारे में ये दिया गया है कि भाई 15 गुना अभ्यर्थी हम बुलाएँगे और ऐसे अभ्यर्थी बुलाएँगे जिनके नॉर्मलाइज़्ड स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक नकारात्मक ना हो, है ना? इसी हिसाब से बुलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्म सभी लोग डालिए। अब आ जाओ यहाँ पर आपको पढ़ना कहाँ से है? जैसे एप्लीकेशन में जब आप जाएँगे केटी क्लासेस के, तो आपको ये बैचेज़ मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इंडियन ज्योग्राफी में मैप बचा हुआ है। नेक्स्ट वीक तक मैप कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद फिर आप लोग मुझे इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे? लेखपाल का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच या फिर लोअर पीसीएस की भी आगे आने वाली लगी वैकेंसी है, तो उसके लिए कुछ अन्य बैचेस लाए जाएँ, हाँ? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी फ़िलहाल आपको कहाँ से पढ़ना है, कंप्लीट ज्योग्राफ़ी का बैच आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप लेते हैं, तो ना सिर्फ़ लेखपाल के लिए आप कंप्लीट तैयार हो जाएँगे, बल्कि लोअर पीसीएस के लिए भी कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही पर्याप्त है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नोट्स मिलेंगे, टाइप्ड नोट्स होंगे, है ना? और ना सिर्फ़ नोट्स केवल मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड। कुछ इस प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे, ठीक? इसके अलावा इतिहास, कंप्लीट हिस्ट्री लोअर पीसीएस के लिए भी पर्याप्त रहेगी और लेखपाल के लिए भी पर्याप्त रहेगा। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के लिए भी ये पर्याप्त है। कंप्लीट हिस्ट्री बैच, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसकी भी पीडीएफ टाइप्ड नोट्स के रूप में आपको दी जाएँगी, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से इससे भी जुड़ सकते हैं और इनमें जो भी पीडीएफ दी गई हैं, डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवाइए और इनको रिवाइज़ करना शुरू करो। 35 नंबर के लिए ये यूपी जीके और कंप्यूटर का कॉम्बो बैच है। AD21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इस बैच से जुड़ने के लिए इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ यहाँ पर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के 15 अंक
दोनों को कवर किया गया है और इतना पर्याप्त है, किसी भी परीक्षा के लिए। अगर आप अलग-अलग बैच लेना चाहते हैं, तो यूपी स्पेशल का अलग बैच है और कंप्यूटर का अलग बैच मिल जाएगा। तो ये कुछ बैचेज़ हैं। अब इसके अलावा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि चूँकि अभी ज्योग्राफ़ी का बैच चल रहा है, तो ज्योग्राफ़ी जैसे ही कंप्लीट होती है, ज्योग्राफ़ी के बाद आप लेखपाल के लिए डेडिकेटेड बैच चाहते हैं, जिसमें अब आपको ना सिर्फ़ कंप्लीट थ्योरी बल्कि इसमें जो मॉक टेस्ट होंगे, उसी स्तर के जैसे हमने आपको मॉक टेस्ट वीपीओ में प्रोवाइड कराए थे, ग्राम पंचायत अधिकारी में, है ना? जो लोग चूक गए होंगे मॉक टेस्ट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे या गंभीरता से नहीं लिया होगा, वो लोग अब लेखपाल को गंभीरता से लें। क्योंकि वहाँ पर मॉक टेस्ट जिस हिसाब से डिज़ाइन किए गए थे, उसी हिसाब से क्वेश्चन्स भी पूछे गए थे। आपने देखा भी होगा। तो अभी जो लेखपाल की वैकेंसी या आगे आने वाली लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, इन दोनों को आपको गंभीरता से लेना होगा। अदरवाइज़ वही फिर से निराशा एक हाथ लगेगी, जो वीपीओ में हाथ लगी थी। ठीक? तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ज्योग्राफ़ी के बैच के बाद आप लेखपाल का कंप्लीट डेडिकेटेड बैच चाहेंगे या फिर लोअर का? बताइए या फिर दोनों कॉम्बो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।